हम लोग पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि हो सकता है वह आया हो वाक्य है अनिश्चित वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। तो इस वाक्य में संभावना की जा रही है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है अवसर खो देना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर की परवाह करना, अवसर को पहचानना। तो इसमें ऑप्शन जो है बी, अवसर का लाभ उठाना, ये सही हो जाएगा। हर मुहावरा एक विशेष अर्थ रखता है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। तीसरा प्रश्न है उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नहाकर फिर भोजन करना, यानी दो क्रियाएं हैं। तो जो क्रिया पहले हो गई वो क्या होती है? वो पूर्वकालिक क्रिया होती है, यानी नहाकर क्या हो जाएगा? यहाँ नहाकर के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो ये हो गई ऑप्शन डी सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि आजीवन में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या कर्मधारय है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ आजीवन यानी जीवन भर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो आप देखिए, तो यहाँ पे कवित्री, कवित्री कैसे लिखाता है? तो क व य पे छोटी की मात्रा और त्र पे बड़ी की मात्रा, कवित्री। चिन्ह भी ऐसे नहीं लिखाता है, चिन्ह कैसे लिखाता है? चिन्ह नीचे मात्रा होती है और ईर्ष्या, ई आधा श या षटकोण वाला श होता है, ईर्ष्या। तो यहाँ पे ये तीनों तो गलत हो गए, तो ऑप्शन जो हमारा बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तो नक्षत्र, नक्षत्र, पकवान, पकवान, गिद्ध, अवश्याय या ओस। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है, अवश्याय और ओस, ये तत्सम और तद्भव का सही युग्म होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? ह के बाद, छ के बाद, क के बाद या श के बाद? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है क, ये सही हो जाएगा कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद आता है। हमारा अगला प्रश्न है स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि होगा, वृद्धि संधि होगा, गुण या यण। तो हम ध्यान देंगे स्वधन अर्थ आ और अ मिलके आ हो गया है, यानी दीर्घ का बोध करा रहा है, यानी स्वार्थ दीर्घ संधि है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? तो यद्यपि में, अन्वेषण में, नायक में या सदैव में? तो जो अयादि संधि होता है उसमें हम देखते हैं कि अय आव हो जाता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा ये सही होगा। इसमें होगा क्या कि नए, नए, नए धन अक होगा इक्वल टू नायक, नायक हो जाएगा। अब जो यहाँ पे नए का ए और अक का अ मिलकर आय हो गया है, तो इसीलिए नायक हुआ है। और अयादि संधि के अन्य उदाहरण नयन, पवन और पावक भी है, ये भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ का, गुण का, वृद्धि का या फिर यण का? तो सूर्योदय, सूर्योदय अगर हम देखें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय,
अब यहाँ पे सूर्य और यहाँ आखिरी का अ अक्षर मिल रहा है और यहाँ का ऊ, तो अ और ऊ मिलकर क्या हो गए हैं, ओ बन गए, यानी सूर्योदय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा सूर्योदय में? ऑप्शन बी, यानी गुण संधि का बोध करा रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण या दीर्घ? तो जो नमस्कार है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? नमः धन कार, यानी कि ये देख ही रहे हैं आप, विसर्ग लग गया। तो जब किसी शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं और उसमें विसर्ग लग जाता है तो यानी वो विसर्ग संधि होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, हे अरे किस कारक का प्रसर्ग है? कर्ता कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का या संबोधन कारक का? तो आपको पता होगा कि कारक में हे और अरे जो होता है ये 8वां प्रकार जो होता है संबोधन इसमें होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, हे अरे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा किस रूप में होता है? एक वचन के रूप में, बहुवचन में, या फिर ए बी दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रत्येक मनुष्य को यह कार्य करना चाहिए, तो यहाँ पे प्रत्येक का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ एक वचन हम मानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है ये सही हो जाएगा। प्रत्येक एक वचन का प्रयोग के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नमक, जीरा, पीपल या दाल? तो हमें पता है कि रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम, द्रव्य पदार्थ तथा भौगोलिक परिदृश्यों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मोती, हीरा, सोना, तांबा, गेहूं, चावल, पीपल, आम, पानी, तेल। तो यहाँ पे अनाजों के नाम दाल है, जीरा मसालों का नाम है, पीपल पेड़ का नाम हो गया। तो यहाँ पे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हुआ? तो जो ऑप्शन ए है नमक, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? रात, सोना, लड़का या साधु? तो हम ध्यान देंगे कि जो ऑप्शन बी है सोना, इसका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सोना खरीदने जाना है, सोने खरीदने जाना है ये नहीं बोलता कोई भी, सभी बोलते हैं सोना खरीदने जाना है, ठीक है। तो हमारे आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।